क्लास 8 के लिए पिछले वीडियो में पहले चैप्टर को पढ़ाया गया था, जिसमें आज की वीडियो में इसका एक्सरसाइज को कराया जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों ने इसको चैप्टर को पढ़ लिया है और मतलब कई बार रीडिंग कर लिया है। तो आज हम इसकी एक्सरसाइज पर वर्क करेंगे। तो अभ्यास में जो हमारा ये क्या सही कथनों के सामने सही का चिन्ह लगाएं। तो पहला इसमें हमारे पास 6 क्वेश्चन है। 6 में हम इसको देखें कैसे करना है। तो इतिहासकारों ने इतिहास को विभाजित किया है 2 युगों में, 3 युगों में, 4 युगों में या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है ब, यानी 3 युगों में। ठीक है। ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया के लेखक कौन है? इसमें आएगा जैसे लॉर्ड कर्जन है, जवाहरलाल नेहरू है, जेम्स विल है, द गांधी जी। आंसर है सी, जेम्स विल। जेम्स विल था एक अर्थशास्त्र था या राजनीतिक विशेषज्ञ था या इतिहासकार था या इनमें से कोई नहीं था। ठीक है। तो इसमें जो जेम्स विल था वो अर्थशास्त्री भी था और राजनीतिक विज्ञान विशेषज्ञ भी था। तो हम इन दोनों में से किसी एक पर निशान मतलब सही का लगा सकते हैं। भारतीय इतिहास का आधुनिक युग प्रारंभ होता है 18वीं शताब्दी से, जो हम पीछे पढ़ चुके हैं। इनमें से कौन आधुनिक भारतीय इतिहास का एक स्मारक है? आधुनिक भारतीय इतिहास मतलब कि जब मध्य युग खत्म हो गया था, यानी कि मुग़ल साम्राज्य खत्म हो गया था, फिर अंग्रेज़ों की हुकूमत शुरू हुई थी, तो उस टाइम पर कौन सा बनाया गया था? ताजमहल बनाया था, लाल किला, इंडिया गेट या कुतुब मीनार। तो इसमें से इंडिया गेट को अंग्रेज़ों द्वारा बनाया गया था। इनमें से कौन सी इमारत अंग्रेज़ों द्वारा बनाई गई थी? इनमें से कौन सी इमारत अंग्रेज़ों द्वारा बनाई गई थी? तो इसमें लाल किला है, संसद भवन है, ताजमहल है, लोटस टेम्पल है। तो इसमें आंसर है बे, संसद भवन अंग्रेज़ों द्वारा बनाया गया था। अब अगला जो क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इनमें से हमें सारे रिक्त स्थान भरने हैं। इतिहासकारों ने इतिहास को अलग अलग युगों में विभाजित किया, यानी 3 अलग अलग युगों में विभाजित किया है। फिर आएगा डैश ने ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नामक पुस्तक लिखी थी, यानी कि जेम्स विल ने ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नामक पुस्तक लिखी थी। तीसरा है हमारे पास आधुनिक भारतीय इतिहास को जानने के अनेक स्रोत हैं, या स्रोत बीच में आएगा। जो ये आपको क्वेश्चन है वही बच्चा कर सकता है जिस बच्चे ने पिछली वीडियो देखी है और इस चैप्टर को पीछे अपने आप रीडिंग किया है, वही इन सब को खुद कर सकता है। ठीक है। आधुनिक युग की इसमें अंग्रेज शासन के औपचारिक अभिलेख इतिहास के मुख्य स्रोत हैं। अभिलेख आएगा डैश की जगह। ठीक है। डैश आधुनिक युग की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। डैश आधुनिक युग की सबसे बड़ी उपलब्धि थी लेखागार। ठीक है। तो इसी तरह से आपको ये सब भरने हैं। तो 2 क्वेश्चन हो गए हैं, कै और ख। अब आते हैं हम ग पर। क्वेश्चन ग, ये निम्नलिखित में सत्य और असत्य बताइए। तो पहला है यूरोप में आधुनिक युग का प्रारंभ 15वीं शताब्दी में हुआ था। ठीक है। तो जो कि सही है। अगर आपको ये देखना है 15वीं नहीं 16वीं शताब्दी में हुआ था, अगर जैसे आप भूल जाते हो पढ़ते पढ़ते, तो आप इसमें पीछे कर मतलब देख सकते हैं। जैसे हमारा यहाँ पर लिखा हुआ है कि यूरोप में आधुनिक काल 16वीं शताब्दी में ही प्रारंभ हो गया था।
तो जिस बच्चे ने शुरू से मतलब पूरा चैप्टर पढ़ा है, खुद से रीडिंग का या रेडियो देखी है, तो वो अपने आप ही सही गलत का पता लगा लेगा। ठीक है, ऐसे ही आपको ये सब पढ़ने हैं। ठीक है, ये आपको खुद करने हैं। अब अगला आता है क्वेश्चन 6, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। मतलब हमें कम से कम शब्दों में इनका आंसर देना है। उपनिवेशवाद से आप क्या समझते हैं? उपनिवेशवाद से आप क्या समझते हैं? जब कोई देश किसी अन्य देश पर राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक और धार्मिक रूप से अपना प्रभुत्व जमा लेता है, तो उसे उस देश को उपनिवेशवाद कहा जाता है। जैसे जैसे ब्रिटेन ने भारत को अपना उपनिवेशवाद के रूप में बना लिया था। आधुनिक भारतीय इतिहास के मुख्य स्रोत क्या हैं? आधुनिक भारतीय इतिहास के मुख्य स्रोत क्या हैं? तो मुख्य स्रोत क्या हैं? आपको फिर पीछे जाना है चैप्टर में, उस चैप्टर में जाके आपको देखना है कि आधुनिक युग के मुख्य स्रोत मुद्रण सामग्री है, कला है, इमारतें हैं। मुद्रण सामग्री में किताबें हैं, प्रमाण हैं, अभिलेख हैं, समाचार पत्र हैं, मैगजीन है, पर्चे हैं, निरीक्षण है, पत्र हैं। कला में मूर्ति है, पेंटिंग है। तो आपको यही सब इस आंसर में लिखना है। अब अभिलेखकार महत्वपूर्ण क्यों है? तो जब भी आप इस चैप्टर पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा, लेकिन मैं बता देता हूँ। अभिलेखकार महत्वपूर्ण इसलिए होते हैं क्योंकि वहाँ की व्यवस्था को बनाए रखना और उन अभिलेखों के आधार पर ही वहाँ पर सारे नियम, कायदे, कानून को बनाया जाता है। ठीक है, और अभिलेखकार इसलिए भी महत्वपूर्ण होते हैं जिससे आने वाले पीढ़ी को, आने वाले दिनों को उनसे कुछ सीख ली जाए और उनके बारे में, उस समय के बारे में पता लगाया जा सके कि उस समय क्या स्थितियां थीं। ठीक है, अंग्रेजों द्वारा भारत में बनाई गई कुछ इमारतों के नाम लिखिए। तो आपको कुछ इमारतों के नाम लिख लिए जो अंग्रेजों द्वारा बनाए गए। जैसे आपका संसद भवन है, राष्ट्रपति भवन है, और आपका विक्टोरिया पैलेस है कोलकाता में। तो आपको ये सब इसमें पीछे चैप्टर्स पढ़ के उनके वर्ड ढूंढकर आपको इसमें लिखने हैं। भारत में आधुनिक युग कब प्रारंभ हुआ? भारत में आधुनिक युग 18वीं शताब्दी में प्रारंभ हुआ था। तो आपको इसके ऐसे क्वेश्चन आंसर करने हैं। अब अगला आता है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर विस्तार पूर्वक। जो अभी आपने दिए थे वो कम शब्दों में थे, अब आपको थोड़े ज़्यादा शब्दों में देना है, यानी कि 50 से 60 या 70 मतलब शब्दों के आंसर देने हैं। ये आपको 20 शब्दों के आंसर थे, और ये वाला जो पार्ट है वो आपके 60 से 70 शब्दों के बीच में आंसर होने चाहिए। तो इतिहासकार से हुई घटनाओं की निश्चित तिथि को तय करना कठिन क्यों होता था? तो आपको इसमें विस्तार पूर्वक बताना है कि क्यों मतलब निश्चित होता था। क्योंकि मैं मोटे तौर पर आपको बता देता हूँ, इतिहासकार में हुई घटनाओं की निश्चित तिथि को तय करना कठिन क्यों होता था? क्योंकि जो इतिहास था, पुराना इतिहास था, वहाँ पर मतलब लिखने की इतनी व्यवस्था नहीं थी, इतनी मतलब कि सहूलियत नहीं थी, संसाधन नहीं थे जिससे कि उनको लिखा जाए फिर बाद में पढ़ा जाए। तो वहाँ तक लोगों की सोच नहीं थी। तो आपको ऐसे करके ही इसमें लिखना है। हम भारत के इतिहास को किस प्रकार विभाजित कर सकते हैं? तो हम भारत के इतिहास को 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं, जैसे प्राचीन भारत, मध्य भारत और आधुनिक भारत। और प्राचीन भारत, इन तीनों को हेडिंग बनाना है और इन हेडिंग के अंदर आपको उसके बारे में लिखना है। आधुनिक भारत के लिए सर्वे महत्वपूर्ण क्यों है? ठीक है, आपको ये सब आंसर पीछे पढ़कर देखने हैं। अगला आंसर आता है कारण बताओ। इतिहास को विभाजित करना कठिन है, मतलब कि इतिहास को विभाजित करना कठिन है, लेकिन इसका कारण बताना है कि क्यों कठिन है।
क्योंकि अभी मैंने पीछे इसमें डिस्कस किया था क्वेश्चन में, क्योंकि इतिहास को विभाजित करना इसलिए कठिन है क्योंकि उस मतलब जो प्राचीन भारत और मध्य भारत है वहाँ पर मतलब महत्वपूर्ण तिथि नहीं मिलती हैं और वो सब उन पर मतलब महत्वपूर्ण तिथि नहीं मिलती है उनकी और अभिलेखकार नहीं होते हैं, इसलिए वो मतलब उस टाइम पर सहूलियत भी कम थी। भारत में औरंगजेब की मृत्यु के बाद आधुनिक युग प्रारंभ होता है। भारत में औरंगजेब की मृत्यु के बाद आधुनिक युग प्रारंभ होता है। क्यों? क्योंकि औरंगजेब जो था वो उसके मर गया था और मरने के बाद जो एक मुग़ल साम्राज्य था उसका पतन होना शुरू हो गया था और छोटे छोटे भागों में भारत का राज्य बट गया था और जो ब्रिटिश हुकूमत थी उसने यहाँ पर आकर उस टाइम पर व्यापार करना शुरू कर दिया था और धीरे धीरे उन्होंने भारत में अपने पैर जमाने शुरू किए, जिससे आधुनिक मतलब राजनीतिक और धार्मिक स्तर पर भी उन्होंने दखलंदाजी शुरू कर दी थी। इस वजह से मतलब औरंगजेब की मृत्यु के बाद आधुनिक युग प्रारंभ हो गया था। आधुनिक इतिहासकार आधुनिक युग को उपनिवेशवाद के नाम से संबोधित करते हैं, क्योंकि उपनिवेशवाद का मतलब ये होता है कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था यानी कि आर्थिक चीज़ों को मतलब अपने हित में प्रयोग करना। ठीक है, तो अंग्रेज़ों ने भी आकर यही किया था भारत में, तो इसलिए इतिहासकारों ने आधुनिक युग को उपनिवेशवाद का नाम दिया था। अंग्रेज अपने क्षेत्रों का सर्वे कराते थे अपनी शासन व्यवस्था को बनाए रखने के लिए और अपने मतलब अपना राज्य को स्थापित करने के लिए। 18वीं शताब्दी में आर्थिक उन्नति नहीं हो सकी क्योंकि 18वीं शताब्दी में एक तो मुग़ल साम्राज्य धीरे धीरे पतन हो गया था और जो आधुनिक भारत का शुरुआत हो रही थी, तो अंग्रेज़ों ने वहाँ से मतलब बेगारी कर लेना शुरू कर दिया था। तो मतलब कई सारे राज्यों को अपने अधीन लड़ाई के बल पर कई सारे राज्यों को अपने पक्ष में कर लिया था। तो इस वजह से मतलब किसानों से कर लिया जाता था, मज़दूरों से कर लिया जाता था, धार्मिक कर लिया जाता था। तो इस आधार पर आर्थिक उन्नति लोगों की नहीं हो पाई। तो ये आपको मैंने मोटा मोटा आपको हिंट दे दिया है इस एक्सरसाइज का कि आपको हर क्वेश्चन में क्या क्या लिखना है। तो आपको इसी के आधार पर इन क्वेश्चन को लिखना है और अपना मतलब चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। और एक बात और, जिन बच्चों पर बुक है वो तो बुक से पढ़ें और वीडियो को देखकर अपना चैप्टर 1 कंप्लीट करें, लेकिन जिन पर बुक नहीं है बच्चों पर वो स्कूल से संपर्क करें और अपनी मतलब बुक लेने की कोशिश ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।